क्लास 7 के इतिहास की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चाहमान या चौहान राजपूत तुर्क आक्रमण पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चाहमान या चौहान राजपूत राजाओं के विषय में पढ़ें। चाहमानों को ही बाद में चौहान राजपूतों के नाम से जाना गया। इस चौहान वंश की नींव गौकुट द्वारा 11वीं सदी में रखी गई थी। चौहान ने दिल्ली के करीब और अजमेर पर शासन किया, अर्थात दिल्ली और अजमेर वे दो महत्वपूर्ण शहर थे जिन पर चौहान शासकों का शासन था। चौहान वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो चौहान वंश की नींव गौकुट द्वारा 11वीं सदी में रखी गई थी और चाहमानों को ही चौहान वंश के नाम से या चौहान राजाओं के नाम से जाना जाता है। इनके अधिकृत क्षेत्र या अधिकार वाले क्षेत्र कौन कौन से थे? तो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र तथा अजमेर, इस पर चौहान वंशों का शासन रहा। पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय 1168 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक इस वंश का सबसे महान शासक पृथ्वीराज चौहान उस पर शासन किया। वह 14 वर्ष की अल्प आयु में अजमेर की गद्दी पर बैठा और उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी। उसने राजस्थान और बुंदेलखंड के कई छोटे राज्यों को जीता और उसे अपने राज्य में शामिल किया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की विजय और साहसिक कारनामों का वर्णन उनके एक दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई उनके एक दरबारी कवि थे जिसने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में उनके वीरता और साहस के बारे में और उनके किए गए कारनामों के बारे में लिखा है। तो उसको पढ़ने से विस्तृत जानकारी हम सबको मिल सकती है। तो 1191 ईस्वी में उसने अफ़गान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को तराइन के प्रथम युद्ध में परास्त किया था, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में जो 1192 ईस्वी में हुआ उसमें सुल्तान गोरी से हार गया। उसकी हार के बाद भारत में मोहम्मद गोरी ने मुस्लिम शासन की नींव डाली और इस प्रकार मुस्लिम शासक का शासन होने लगा। ये सिक्के पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के सिक्के हैं। उनके शासनकाल में उनका राज्य काफ़ी समृद्ध और सशक्त था, इसलिए उन्होंने कई राज्यों को अपने राज्य में मिलाया, अपने क्षेत्र का विस्तार किया, कई लड़ाइयाँ भी जीते थे, जैसा कि हम लोग पहले भी जानते हैं। जैसा कि हमने पहले भी उल्लेख किया है और पढ़ा है कि इस काल में अन्य बहुत से राजपूत शासकों ने भी शासन किया। वे सभी अपने वर्चस्व के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। आपसी लड़ाइयों और वैमनस्य ने इन्हें बहुत कमज़ोर बना दिया। यही कारण था कि वे न तो व्यक्तिगत रूप से अपनी रक्षा कर सके और न ही संगठित होकर तुर्क आक्रमण का मुकाबला कर सके। मतलब ये कहना है कि जब चौहान राजपूतों का शासन चल रहा था उस समय कई राजपूत राजाओं ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शासन किया, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े, जैसे कि तोमर, चालुक्य, कालाचूरी, चौहान, चंदेल, ये सभी बहुत से राजपूत शासक थे जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। ये लोग बहुत साहसी वीर योद्धा थे, लेकिन फिर भी आपसी वैमनस्य के कारण एक दूसरे से लड़ते रहे और लड़ते हुए इतने ये कमज़ोर हो गए कि वे लोग न अपनी रक्षा कर सके और न ही एक साथ संगठित होकर तुर्क, अफ़गान या विदेशी आक्रमणकारियों का वो लोग मुकाबला ही कर सके। अब है तुर्क आक्रमण।
गजनी का महमूद। इन सभी आक्रांताओं में अफ़गानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद सबसे पहला आक्रमणकारी था। उसने 997 ईस्वी में से 1030 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपनी सीमा का विस्तार मध्य एशिया के कुछ भागों, ईरान और भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी सीमा तक कर दिया था। उसने 1000 से 1027 ईस्वी तक संपत्ति पाने और एक बड़ी सेना तैयार करने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर 17 बार आक्रमण किया। उसने उत्तर भारत के मुख्यतः संपन्न मंदिरों वाले बड़े शहरों को निशाना बनाया, क्योंकि उसने सुना था कि इन मंदिरों में बहुत सा सोना, हीरे जवाहरात रखे हुए हैं। इसलिए उसने मंदिरों को नष्ट करके, मूर्तियों को भंग करके वह धार्मिक लाभ अर्जित करना चाहता था और अधिक से अधिक संपत्ति भी अर्जित करना चाहता था। इस प्रकार उसने मंदिरों को नष्ट किया, अपने साथ सोना और चढ़ावे में आए सभी जवाहरात ले गया। नगरकोट, थानेश्वर, मथुरा और कन्नौज पर किए गए आक्रमण उसके सबसे महत्वपूर्ण आक्रमणों में से थे। सोमनाथ मंदिर, गुजरात पर किया गया आक्रमण उसका 15वां आक्रमण था और सबसे विनाशकारी आक्रमण था। 1030 ईस्वी में जब उसकी मृत्यु हो गई तो उत्तरी भारत के लोगों ने राहत की सांस ली। महमूद भारत और वहाँ के लोगों की स्थिति को जानने के लिए बहुत जिज्ञासु था। वह एक सैन्य अभियान में अपने साथ एक महान फारसी विद्वान अलुबर्नी को भारत लाया, जो कई वर्षों तक भारत रहकर भारत के विषय में, यहाँ की सभ्यता संस्कृति के विषय में जाना और अपनी एक पुस्तक, अलुबर्नी ने यहाँ एक भारत की संस्कृति सबको सीखा, यहाँ की भाषाओं को सीखा और भारत पर उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था किताब अल हिंद नामक पुस्तक लिखी। किसने लिखी थी? तो अलुबर्नी ने। तो इसको हम लोग पहले समझते हैं। गजनी का महमूद सभी आक्रांताओं में अफ़गानिस्तान के गजनी सुल्तान महमूद सबसे पहला आक्रमणकारी था जिसने आक्रमण किया था। यह 997 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक शासन किया और उसका सीमा विस्तार कहाँ था? राज्य की सीमा विस्तार तो मध्य एशिया के कई भाग, ईरान और भारतीय उपमहाद्वीप का, जो भारतीय उपमहाद्वीप का क्षेत्र है, जैसे गुजरात और पाकिस्तान की तरफ, उस तरफ भी सीमा तक इसका राज्य विस्तार था। उसने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक संपत्ति पाने के लिए और अपने सेना तैयार करने के लिए वो भारतीय उपमहाद्वीप पर 17 बार आक्रमण किया। उसको पता था कि भारत में बहुत से सोना, चांदी, हीरे जवाहरात हैं, तो इसको लूटने के लिए, उसको पाने के लिए वो 17 बार भारत पर आक्रमण किया और मुख्यतः उन क्षेत्रों पर आक्रमण करता था जहाँ बड़े बड़े विशाल मंदिर, बड़ी बड़ी इमारतें थी, वहाँ करता था। इसका मानना था कि धार्मिक स्थलों पर कीमती मूर्तियाँ होती है, मंदिरों में हीरे जवाहरात भरे होते हैं, सोने चांदी बहुत होते हैं, इसलिए उसी क्षेत्र पर आक्रमण करता था जहाँ पर बड़े बड़े मंदिर थे। तो इस तरह से उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और खूब धन लूट कर ले गया। इसके बाद इस प्रकार उसने मंदिर को नष्ट किया, वहाँ का सोना, चांदी, जवाहरात लूटा। नगरकोटा, थानेश्वर, मथुरा और कन्नौज पर बहुत आक्रमण किया ये और वहाँ से भी ले गया। सोमनाथ मंदिर पर जो ये आक्रमण किया था वो इसका 15वां आक्रमण था और सबसे विनाशकारी आक्रमण था।
जब 1030 में इसकी मृत्यु हो गई तो उत्तर भारत के लोगों ने चैन की सांस ली, क्योंकि एक लुटेरा आक्रमणकारी जो था उसकी मृत्यु हो गई थी। महमूद भारत के बारे में जानने के लिए वो बहुत उत्सुक था, बहुत जिज्ञासी था। तो अपने साथ एक फारसी विद्वान अपने साथ अलुबर्नी नाम का एक विद्वान था, उसको लेके आया। अलुबर्नी बहुत दिन तक भारत में रहा, भारत की सभ्यता संस्कृति के बारे में जाना, यहाँ की भाषाओं को सीखा जाना, और उसने भारत के विषय में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अल हिंद। अलुबर्नी ने लिखा था। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।